लेकिन अब सबसे पहले बात कर लेते हैं वेयरहाउस सेक्टर की कि वेयरहाउस सेक्टर को लेकर क्या चुनौतियां हैं, और ये जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अच्छे मानसून के बाद बम्पर पैदावार की उम्मीद है। क्या बम्पर पैदावार के लिए हम तैयार हैं? हमारे पास पर्याप्त भंडारण की व्यवस्था है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसएलसीएम के ग्रुप सीईओ संदीप सबरवाल हैं। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पहला सवाल आपसे तो ये, आज हमने ये मुद्दा इसलिए उठाया है क्योंकि मानसून काफी बेहतर रहने की संभावना है, ऐसे में पैदावार बढ़ेगी, लेकिन हम रियलिटी चेक ये कर रहे हैं क्या बम्पर पैदावार के लिए हम तैयार हैं? हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है भंडारण की? धन्यवाद मिथुन जी। सबसे इम्पोर्टेंट बात जैसे आपने बोला कि ये तो बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है कि मानसून पिकअप कर गया है और हमारे पास बम्पर मानसून एंड बम्पर स्टॉक्स की उम्मीद है, तो विच इज़ वेरी गुड। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है। जहाँ तक बात है कि क्या वेयरहाउसिंग सेक्टर तैयार है, तो इसको मैं थोड़ा ट्विस्ट करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ क्या हमारा ब्रेन्स तैयार हैं कि इतना बड़ा स्टॉक हम लोग संभाल सकते हैं? ये जो वेयरहाउसिंग सेक्टर की हम बात करते हैं और इतने सालों से हम बोल रहे हैं कि वेयरहाउस सेक्टर में हमारे पास इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये इटसेल्फ एक फंडामेंटली बुनियाद से गलत बात है। क्यों मैं ये बोलना चाहता हूँ? क्योंकि हो क्या रहा है कि हम लोगों के पास ऐसा कोई डेटा ही नहीं है कि जिसमें हम बताएं कि इतना लॉस हमारा हुआ जो माल वेयरहाउस के अंदर था और इतना लॉस हमारे पास हुआ गवर्नमेंट पे जो वेयरहाउस के बाहर कैप या कवर्ड एरिया प्लिंथ लेवल जिसे आप बोलते हैं उसमें इतना माल का लॉस हुआ। हर साल हम ये रोज के रोज ये हर बारी ये देख रहे हैं कि 80,000 करोड़ की यहाँ पे लॉस हो रहा है इन ड्राई ग्रेन्स ओनली। अभी हमने फ्रूट्स वेजिटेबल्स की तो बात ही नहीं की जहाँ पे 30 से 40% के लॉस होता है। नाउ ये 80,000 करोड़ का जो लॉस है इसकी टैब्यूलेशन क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो हमारे पास सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म है प्रोडक्शन मैप करने का, ना सेंट्रलाइज्ड टैब्यूलेशन है हमारे पास कि किस गोदामों में क्या माल पड़ा है या किस फील्ड में कितना माल पड़ा है। तीसरा सबसे इसमें अहम मौका और अहम मुद्दा ये है कि आप समझिए कि वेयर हाउसिंग जस्ट लाइक बाकी सारे सेक्टर्स की तरह टेक्नोलॉजिकली इवॉल्व नहीं हो रहा है। वेयर हाउसिंग अभी सिर्फ एक गोदाम का बारे में बात नहीं है। अगर आज की डेट में हम बोलते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया से या रशिया से या ऑल ओवर द वर्ल्ड से शिपों में जहाजों में माल लेके इंडिया ला सकते हैं और वो खराब नहीं होता, तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे इंडिया के एक स्टेबल फील्ड में कोई माल पड़ा हुआ है जो कि जूट बैग्स में पड़ा है वो खराब हो रहा है? इसका मतलब क्या है कि हमारे पास मैनेजमेंट कैपेबिलिटी नहीं है। तो हमारा इशू कुछ और है और हम मुद्दा कोई उठा रहे हैं। आपने काफी महत्वपूर्ण बात कही कि मैनेजमेंट का मुद्दा ज्यादा अहम है और इसके लिए कहीं ना कहीं इस पर हमारा फोकस होना चाहिए। जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। करीब आपने जो कहा कि 80,000 करोड़ के आसपास का अनाज जो है वो सालाना बर्बाद होता है और 7% टोटल अनाज और करीब 30 से 40% फल सब्जियां बर्बाद होती हैं सिर्फ भंडारण की कमी की वजह से। तो क्या ऐसे में ये माना जाए मिस्टर सबरवाल कि हम लगातार बात करते हैं कि पैदावार पे हमारा फोकस हो, पैदावार बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन अगर पैदावार ज्यादा भी है और अगर रखने की व्यवस्था नहीं है, स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, तो उसका फायदा कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पाता है। तो आपके हिसाब से कहां पर सरकार को ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि जो हमारी भंडारण की व्यवस्था है वो बेहतर हो सके? तो सरकार का सबसे बिगेस्ट फोकस और जो पिछले बजटों में हम देख भी रहे हैं कि एक मार्क्ड शिफ्ट है कि फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर टू सर्विसेज। सरकार का सबसे बड़ा फोकस मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि मैनेजमेंट जो हम लोग इतना बड़ा क्रॉप पैदा कर रहे हैं इसको कैसे बचाएं। इसमें हम ये हमेशा बोलते रहे हैं कि जी हमारे पास गोदाम नहीं है और इसलिए लॉस हो रहा है, ये बुनियादी गलत सेंटिमेंट है। हमारा सिस्टम ये होना चाहिए कि जो क्रॉप आया उसका हम मैप कर पा रहे हैं, उसको ऑनलाइन चेक कर पा रहे हैं, उसकी भंडारण की फैसिलिटी कैसे है। जरूरी नहीं है कि कोई चीज खराब हो जाएगी क्योंकि वो पानी में भीग गई। वो अगर उसका ट्रीटमेंट हो रहा है टाइम से तो ये है कि वो बच भी सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ रहा है कि आपके पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म नहीं है। सेकेंडली क्या, जैसे हम देखें कि सरकार का बड़ा ही अच्छा कदम था कि ई प्लेटफॉर्म या ई मंडीज की बात कर रहे हैं, साथ में ये सेम प्लेटफॉर्म ई वेयरहाउसिंग की बात क्यों नहीं करते हम? क्योंकि क्या है कि अगर जरूरी नहीं है कि 4 दीवारी ही गोदाम है, एक टेंट में भी माल रख के संभाला जा सकता है। जब तक ये थॉट प्रोसेस हमारे पास नहीं आएगी तब तक हम नहीं होगा। इसमें आपको एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि हमारा ग्रुप अगर आप देखें तो हम 1303 वेयर हाउसेज मैनेज कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया, जिसमें हम एक भी हमारा अपना ओन वेयर हाउस नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि वेयर हाउसिंग सेक्टर को हैज टू बी सीन एज अ सर्विसेज सेक्टर, ना कि सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम देखा जाए। ओके, ठीक है। किशोर नारने भी हमारे साथ हैं, एसोसिएट डायरेक्टर हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के। किशोर, आज हम ये मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि मानसून से पहले ये जानना जरूरी है कि हम बम्पर पैदावार को रखने के लिए कितना तैयार हैं। इसका रियलिटी चेक हम आज कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये बड़ा सेक्टर है जिसके ऊपर सरकार को बड़ा फोकस करना चाहिए? क्योंकि इस सेक्टर पे फोकस के बिना महंगाई पर लगाम लगाना मुमकिन नहीं होगा।
गुड मॉर्निंग नितिन जी। आई थिंक बिल्कुल जैसा सभरवाल जी ने बोला है कि आई थिंक सी मैक्सिमम एम्फोसिस अभी हम लोग का ये होना चाहिए कि जो फ्यूचर क्रॉप्स को, फ्यूचर डिमांड को जो हम लोग कैटर करना चाहिए और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस अगर देखना चाहिए तो दो चीज़ पे गवर्नमेंट ध्यान देना चाहिए। डेफिनेटली वन इज इम्प्रूवमेंट ऑफ यील्ड्स, सेकंड इज जो प्रोड्यूस किया हुआ है उसको संभाले कैसे, उसको प्रॉपरली हैंडल कैसे करें और उसी समय में उसको ग्रेडिंग और उसका जो सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटायर सप्लाई चेन, ये सब चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और हम लोगों का इंडिया में स्पेशली कई क्रॉप्स में मतलब 8% से लेकर 30% तक मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये वेस्टेज हो जाता है, इधर राइट फ्रॉम फार्मर्स गेट टू टिल द कंज्यूमर, समवेयर इन बिटवीन, इधर स्टोरेज में है या लीकेजेस में है या पेस्ट्स को है। कई बार हम लोग करीब करीब 25 से 30% का प्रोडक्शन हम लोग लॉस करते हैं कई क्रॉप्स में, कई फूड ग्रेन्स में। ये है आई थिंक अगर सिर्फ इसको भी हम लोग अगर सेव कर सके तो इट इज एज गुड एज दैट इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड ओवरऑल लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटीज। हाँ ठीक है मिस्टर सभरवाल, लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, हमने कुछ रिसर्च किए हैं इसके ऊपर जहां पर ह्यूज अपॉर्चुनिटी बताया गया है इस सेक्टर में कि काफी ज्यादा ग्रोथ की संभावनाएं हैं वेयरहाउस सेक्टर में। पीडब्ल्यूसी, ईवाई, सीआई, नाइट फ्रैंक जैसी एजेंसियों ने यह कहा है कि जो वेयरहाउस सेक्टर की ग्रोथ है इंडिया में वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है और 9 से 10% ग्रोथ रहने का अनुमान जताया गया है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वेयरहाउस सेक्टर में काफी ज्यादा पोटेंशियल है और अगर यहां पर फोकस किया जाए तो हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम जो सप्लाई चेन को लेकर है वो दूर हो जाएगी? तो ये तो जो आप एजेंसीज की बात कर रहे हैं, ENY या नाइट फ्रैंक की बात कर रहे हैं, ये अनुमान जो 9 से 10% है, ये तो बहुत ही कंजर्वेटिव अनुमान है। हम मेरे हिसाब से तो अगर हम अपने सेक्टर में देखें और जो सेक्टर में SLCM केटर कर रहा है वहां पे हम 80 से 90% की ग्रोथ देख रहे हैं पिछले 5 साल में। और ये ग्रोथ हमारे को बरकरार लगती है बिकॉज ये सर्विसेज सेक्टर से डिवाइड था। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, जैसे आप बोल रहे हैं कि इस सेक्टर को कैसे एम्फेसाइज और गवर्न किया जाए या रादर इसको कैसे एम्पावर किया जाए। हमारा कहना यह है कि इस सेक्टर को सब्सिडी की जरूरत नहीं है जितनी मार्गदर्शन और जितनी सपोर्ट की जरूरत है। सब्सिडीज किसी भी चीज का समाधान नहीं है, बट उसका सपोर्ट स्ट्रक्चर, वेदर इट इज इन फॉर्म ऑफ टैक्सेशन, इट इज इन फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स, कि आपको इंसेंटिवाइज किया जाए कि भैया आप अगर इतना क्रॉप लॉस बचाएंगे वेयर हाउसिंग में, भंडारण में, तो आपको ये सब्सिडी रादर ये इंसेंटिव मिला जाएगा। इस टाइप की स्कीम्स एंड आउट ऑफ बॉक्स की थिंकिंग की जरूरत है। ओके मिस्टर सभरवाल, आप एक बड़े वेयर हाउस चेन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आपकी इस मुद्दे पर कोई बातचीत सरकार से हुई है कि सेक्टर पर फोकस दिया जाए ताकि जो भंडारण की समस्या है वो दूर हो जाए? क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली सरकार में, यूपीए की सरकार में, सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस किया था और सरकार को ये चेतावनी दी थी और सरकार को फटकार लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने कि अनाज बर्बाद हो रहा है तो उसको मुफ्त में क्यों नहीं बांटा जाए। तो क्या इसके ऊपर सरकार कुछ फोकस कर रही है? आपकी कुछ बातचीत हुई है इस मुद्दे पर? तो ऑन अ रेगुलर बेसिस हम देख रहे हैं कि सरकार बातचीत कर रही है और सरकार उसके लिए जो स्टेप लेना चाहती है उसके लिए अपना आर्मी तैयार कर रही है और करती भी है। उसमें सरकार से रेगुलर बेसिस में अपनी और हमारे इंडस्ट्री की इंटरेक्शन होती है। और मेरे को लगता है कि आगे जाते हुए ये जो वेरियस बजट्स में हम चेंजेस देख रहे हैं, जो चेंज ऑफ स्टैंड देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से सर्विसेज की बात कर रहे हैं या हम बात कर रहे हैं सेंट्रलाइजेशन की। फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट ने एक पीछे FCI को सेंट्रलाइज करने के लिए भी सुझाव मांगे हैं। तो ये सारे सुझाव और ये सारे स्टेप्स इसी तरफ हैं कि सरकार सुनना चाहती है कि क्या चीजें हैं जो हम इंप्लीमेंट करें जिससे जो सेक्टर के इश्यूज हैं, और ये इश्यूज एक दिन में जाने वाले नहीं है मित्र जी, ये सिस्टमेटिक इश्यूज हैं। आपका सप्लाई चेन बढ़ नहीं रहा है, आपका क्रॉप यील्ड बढ़ना एक बहुत बड़ी मुद्दा है इटसेल्फ। अब वर्ल्ड ओवर कंजम्पशन बढ़ रही है, वर्ल्ड ओवर पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि आप बोलिए कि 1 साल में या 6 महीने में सेक्टर सुधर जाएगा या इसका समाधान आ जाएगा। बट जो ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ये स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं और बड़े सक्षम स्टेप्स हैं। मेरे हिसाब से ये ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 से 4 साल आप देखेंगे एक सिस्टमेटिक चेंज इंडिया में आएगा और उसकी तरफ ये सरकार जा भी रही है।